रूपा रेस में सैंडल पहनकर दौड़ रही थी और सब लोग उसको देखकर हैरान थे कि कोई कैसे सैंडल पहनकर रेस में दौड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ रूपा के साथ जो रूपा को सैंडल पहनकर रेस में दौड़ना पड़ा। रतनपुर नाम के एक गांव में एक किसान भोला रहता था। भोला के परिवार में उसकी पत्नी राधा, बेटी रूपा और बेटा राजू रहते थे। भोला दिन भर खेतों में बहुत ही मेहनत से काम करता था। उसके बच्चे रूपा और राजू गांव के ही एक स्कूल में पढ़ते थे। दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। उनको जब कभी भी अपनी पढ़ाई से समय मिलता तो वो दोनों अपने पिता की खेती के कामों में मदद करते थे। खेती से होने वाली फसल से ही उनका गुजर बसर होता था। कुछ सालों से खेतों में फसल सही से नहीं हो रही थी। उस नुकसान की भरपाई के लिए भोला ने गांव के जमींदार से कुछ पैसा उधार लिया था, पर खेती में अभी भी नुकसान ही हो रहा था, तो वो जमींदार का कर्जा नहीं चुका पा रहा था। एक दिन भोला और उसकी पत्नी राधा आपस में बात कर रहे थे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से पैसे दूंगा मैं कर्जे के। आप चिंता न करो जी, सब ठीक हो जाएगा। फसल भी सही से नहीं हो रही, हर साल नुकसान ही नुकसान हो रहा है। खाने के लिए ही बड़ी मुश्किल से हो रहा है, कहाँ से चुकाएंगे जमींदार का कर्जा, समझ नहीं आ रहा। अरे तो जमींदार को भी तो दिख ही रहा होगा ना, कुछ छुपाया थोड़ी ना है हमने। कुछ कहा क्या जमींदार ने आपसे? हाँ, कल बुलाया है उसने, देखो क्या कहता है। अगले दिन भोला जमींदार के पास जाता है। भोला, मेरा कर्ज कब चुकाएगा? साहब, अभी तो फसल ही सही नहीं हो रही, आपको तो पता है ना। अरे भाई, तो मैं कहा करूं तेरी बात को? साहब, जैसे ही कुछ सही होगा मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा। साहब, सब कुछ इस साल की फसल पर ही निर्भर है, फसल कटते ही मैं आपके पैसे चुका दूंगा। ठीक है, वरना तो पता हो ना, जो तूने मुझे साइन करके कागज दे रखे हैं, जहाँ में लिखो कि तू अगर कर्जो न चुका पाएगा तो तेरा खेत और घर सब मेरा हो जाएगा। जी साहब, पता है मुझे, बस थोड़ा सा समय और दे दो। नहीं दे सकता, अब मुझे मेरा पैसा चाहिए। 3 महीने को समय है तेरे पास, जो करना हो है कर ले। जी साहब। ऐसा कहकर भोला वहां से घर चला जाता है। भोला का परिवार बहुत ही गरीब था। बहुत ही मुश्किल से उनका गुजारा चल पाता था। उनके पास पहनने के लिए ना तो नए कपड़े थे और ना ही पैरों में पहनने के लिए जूते। भोला के बच्चे रूपा और राजू स्कूल में फटे पुराने कपड़े और जूते पहनकर जाते थे, जिसको देखकर स्कूल के सब बच्चे रूपा और राजू का बहुत ही मजाक उड़ाते थे। ये बात रूपा और राजू को बहुत ही बुरी लगती थी, पर वो लोग कभी भी ये बात अपने माता पिता को नहीं बताते थे। एक दिन गांव में एक मेला लगा था। राजू अपने पिता से कहता है, बाबा बाबा, सुनो ना। हाँ बेटा, क्या हुआ? बाबा, आपको पता है ना, गांव में मेला लगा हुआ है। हाँ बेटा, मुझे पता है। तो बाबा, आप मुझे और दीदी को वहां कब लेकर चलेंगे? पर बेटा, हमारे पास मेला घूमने के पैसे नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे वहां जाकर। राजू और भोला की बातें सुनकर वहां रूपा भी आ जाती है और कहती है, कोई बात नहीं बाबा, हम आपसे मेले में किसी चीज की कोई जिद नहीं करेंगे, आप हमें ले चलो ना बाबा। हाँ बाबा, बहुत मन कर रहा है मेला घूमने का। भोला अपने बच्चों के मुंह से यह सब सुनकर थोड़ा दुखी हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस रात भोला ठीक से सो नहीं पाता और सोचता है, कैसा बाप हूं मैं जो अपने बच्चों की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकता। क्या सोचते होंगे वो लोग मेरे बारे में। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है तू मेरी। अगले दिन वो रूपा और राजू को मेला दिखाने ले जाता है। रूपा और राजू को बहुत ही अच्छा लगता है। वो लोग मेले में घूमते घूमते जब थक जाते हैं तो एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और वहां से झूले में बैठे बच्चों को देखने लगते हैं और खुश होते हैं। अपने बच्चों को ऐसा करते देख भोला को बहुत ही बुरा लगता है। भोला ने कुछ पैसे खेतों में नई फसल बोने के लिए रखे थे। उनमें से कुछ पैसे निकालकर अपने बच्चों रूपा और राजू को झूला झुलाया और उनको मेले में कुछ खाने की चीजें भी खिलाई। आज राजू और रूपा बहुत ही खुश थे, क्योंकि आज रूपा और राजू को मेले में झूला झूलने और खाने को मिला था। और रूपा और राजू उछलते कूदते हुए घर वापस आने लगे। अपने बच्चों को इतना खुश देखकर भोला और उसकी पत्नी राधा बहुत ही खुश थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा, पर भोला की फसल इस बार भी पहली बार की तरह ही खराब हो गई।
जिस कारण भोला जमींदार के पैसे नहीं चुका पाया। जमींदार भोला को अपने घर बुलाता है। अरे क्यों भाई, तेरा मन ना क्या पैसे चुकाने को मेरा? साहब इस बार भी फसल खराब हो गई। आपको तो पता ही है ना, कहाँ से चुकाऊंगा साहब मैं पैसे। मो ना पता कछ, तूने जो कागज पे साइन कर रखे हैं ना, अगर या बार तेने पैसे न चुकाए तो तेरा घर खेत मैं ले सकूं। कल तक मो तेरा घर खाली चाहिए। नहीं साहब ऐसा मत कहिए, आप मुझे थोड़ा सा समय और दे दो, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। आप ही बताओ साहब, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ रहूंगा। हाँ तो दियो तो मैंने तो टाइम, जब तूने वहां में कुछ न करो तो अब कहा कर लेगा। चल निकल अब यहाँ से, मो तेरा घर खाली चाहिए कल को। भोला आंखों में आंसू लिए वहां से चला जाता है और घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और घर खाली करने को कहता है। उसकी पत्नी कहती है, सुनो जी, कहाँ जाएंगे हम बच्चों को लेकर? कहीं भी रह लेंगे राधा, मगर अब हम यहाँ नहीं रह सकते, ये घर हमें खाली करना ही होगा। ऐसा कहकर भोला फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी पत्नी उसको चुप कराती है। दोनों पति पत्नी घर का सामान बांधने लगते हैं। अगली सुबह वो लोग घर को छोड़कर गांव से बाहर जाने लगते हैं कि तभी उसकी बेटी रूपा के पैरों के जूते टूट जाते हैं। रूपा अब नंगे पैर ही चलने लगती है, जिसे देखकर भोला उसको अपने जूते दे देता है और वो अपने बाबा को इनकार कर देती है। चलते चलते वो लोग नदी किनारे पहुंच जाते हैं। वो लोग वहीं अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। उधर नंगे पैर चलने की वजह से रूपा के पैरों में बहुत ही ज्यादा घाव हो जाते हैं, जिस वजह से उसको बहुत ही दर्द होता है। वो नदी किनारे बैठकर अपने पैरों को देखकर रो रही थी। कुछ दिन समय ऐसे ही बीतता गया। फिर एक दिन रूपा को पता चलता है कि उनके स्कूल में एक दौड़ने की प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें जीतने वाले को 20,000 रुपए मिलेंगे। ये सुनकर रूपा को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और रूपा ने रेस में दौड़ने का निश्चय किया। वो अपने पिता से कहती है, बाबा, मेरे स्कूल में एक दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें जीतने वाले को 20,000 रुपए मिलेंगे। मैं उसमें भाग लेना चाहती हूँ। पर बेटी, बिना जूतों के तू कैसे उस रेस में हिस्सा लेगी? कोई बात नहीं बाबा, मैं कर लूंगी, आप उसकी चिंता ना करो। पर बेटा, क्या जरूरत है तुझे ये सब करने की? बाबा, उन पैसों से हम जमींदार के पैसे चुका सकते हैं और उससे अपना घर वापस ले सकते हैं। रूपा की बात सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। फिर अगले दिन से रूपा रेस में भाग लेने के लिए रोज अभ्यास करने लगी। जैसे जैसे वो अभ्यास करती, उसके पैरों के घाव और भी बढ़ने लगे। पर रूपा तो ठान चुकी थी रेस में हिस्सा लेने के लिए, इसलिए उसको अपने घावों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो दिन रात रेस में जीतने के लिए मेहनत करती। रूपा की माँ राधा रोज रात को रूपा के पैरों में हल्दी का लेप लगाती थी, ताकि उसके घावों को थोड़ा आराम मिले। रेस से एक दिन पहले रूपा के पिता भोला रूपा के पैरों को देखकर अपनी पत्नी राधा को कहते हैं, रूपा को कितना कुछ सहना पड़ा है मेरी वजह से। पता नहीं भगवान कैसी परीक्षा ले रहा है हमारी। मैं तो सही से अपने बच्चों को खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ, पहनने के लिए जूते कहाँ से लाऊं। देखो ना क्या हालत हो गई है मेरी बेटी के पैरों की। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। फिर अगले दिन सुबह जब रूपा रेस के लिए स्कूल जाती है, तो वहां रास्ते में उसको झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। रूपा वहां जाती है तो उसको वहां एक सैंडल मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो उन सैंडल्स को अपने बैग में डाल लेती है और स्कूल की ओर चल देती है। स्कूल पहुंचकर वो रेस में हिस्सा लेती है। पहले 2 राउंड तो जैसे तैसे करके दौड़ लेती है, पर लास्ट राउंड के लिए अब उसके पैरों में बहुत ही दर्द होने लगता है। उसका खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। तब रूपा को अपने बैग में रखी सैंडल की याद आती है। वो अपने बैग में रखी सैंडल को निकालकर पहनती है तो उसको महसूस होता है कि उसके पैरों में कोई दर्द नहीं हो रहा। वो सैंडल निकालकर देखती है तो उसके पैरों में अब एक भी घाव का निशान नहीं था, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो सोचती है, सच में इन सैंडल्स को पहनकर मेरे पैरों के घाव खत्म हो गए हैं। ये कोई साधारण सैंडल नहीं है, मुझे लगता है ये तो कोई जादुई सैंडल है। ऐसा सोचते सोचते वो सैंडल पहनकर रेस के लिए तैयार हो जाती है। उसको रेस के लिए सैंडल पहना देखकर उसकी क्लास के बच्चे हंसने लगते हैं, पर रूपा के ऊपर उनकी इस हंसी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रूपा का सारा ध्यान तो बस रेस जीतने में था।
रेस शुरू हो जाती है। रूपा अपनी सैंडल पहनकर दौड़ना शुरू करती है। सब लोगों का ध्यान रूपा की तरफ जाता है क्योंकि सैंडल पहनकर रेस में दौड़ना ये सबने पहली बार देखा था। रूपा अपनी सैंडल पहने दौड़ी जा रही थी और सबको रेस में पीछे छोड़ती हुई सैंडल पहनकर वो बहुत तेज दौड़ रही थी और आखिरकार रूपा को रेस में पहला स्थान मिला। रूपा बहुत खुश हुई क्योंकि अब उसको इनाम में 20,000 रुपए जो मिलने वाले थे। सभी लोगों ने रूपा की बहुत तारीफ की क्योंकि उसने सैंडल पहनकर रेस में पहला स्थान जो प्राप्त किया था। अब तो रूपा सैंडल वाली लड़की के नाम से मशहूर हो गई थी। वो जीत के पैसे लेकर अपने घर आती है और अपने माता पिता को पैसे देती है। इतने सारे पैसे एक साथ देखकर उसके माता पिता को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। तभी उसकी माँ का ध्यान रूपा के पैरों पर जाता है। रूपा के पैरों में सैंडल देखकर उसकी माँ राधा रूपा से पूछती है, रूपा, ये तेरे पास नई सैंडल कहाँ से आई? तब रूपा अपनी माँ और बाबा को सैंडल वाली सारी बात बता देती है। ये सैंडल कोई जादुई सैंडल है, ये सुनकर उसके माता पिता चौंक जाते हैं। तब रूपा अपने माता पिता को सैंडल को अपने पैरों में से निकाल कर दिखाती है। उसके पैरों में अब एक भी घाव नहीं था, जिसे देखकर उसके माता पिता खुश हो जाते हैं। तब जीत के उन पैसों से भोला अपना कर्जा चुका देता है और जमींदार से अपना घर वापस ले लेता है। धीरे धीरे जादुई सैंडल की मदद से उन लोगों की गरीबी भी दूर होने लगती है। अब वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दूर कहीं पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गांव था, रामपुर। वो गांव पहाड़ों के बीच एक छोटी सी घाटी में बना था, जिस कारण उस गांव की सुंदरता देखते ही बनती थी। गांव के चारों तरफ हरे भरे जंगल, झरने और एक बड़ी सी नदी गांव के पास बहती थी। उस गांव में एक लड़की राधा अपने पिता गोपाल और माँ कमला के साथ रहती थी। राधा का परिवार बहुत ही गरीब था। मुश्किल से उनको 2 वक्त का खाना ही मिल पाता था और कभी कभी तो कई दिन उनको भूखा ही सोना पड़ता था। राधा के पिता गोपाल पास वाले जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और उनको बेचकर जो पैसा मिलता उससे ही उनके घर का खर्चा चलता था। माँ कमला गांव के मंदिर में जाकर सफाई का काम करती थी, तो वहां से कभी कभी कुछ खाने का सामान मिल जाता था। राधा बहुत समझदार लड़की थी। वो कभी भी अपने माता पिता से किसी भी चीज की जिद नहीं करती थी। जिस दिन खाने को नहीं मिलता, राधा बेचारी चुपचाप बिना कुछ खाए सो जाती, पर कभी भी अपने माता पिता को परेशान नहीं करती थी। राधा भी रोज अपनी माँ के साथ मंदिर जाती, अपनी माँ का हाथ बटाने। मंदिर जाकर जब भी उसको समय मिलता तो वो वहां भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर उनसे घंटों बातें करती। मंदिर का पुजारी उसको रोज ये करते देखता था। फिर एक दिन वो राधा से पूछता है, क्या बात है राधा बेटी, मैं रोज देखता हूँ तू रोज यहाँ बैठकर भगवान से क्या बात करती है? नहीं पुजारी जी, कुछ खास नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही। अच्छा बेटा, भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी करे। कमला पुजारी को राधा से बात करते देखकर वहां आती है और कहती है, क्या किया रे तूने अब? मैंने मना किया था ना कि मंदिर में कुछ भी छेड़ना नहीं, फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी। नहीं नहीं कमला, राधा ने कुछ नहीं किया। वो तो मैं ही उसके पास आया था ये पूछने कि क्या बातें चलती हैं उसकी और भगवान के बीच में। हाँ हाँ पंडित जी, आप ही समझाओ ना इसको, हमारी तो सुनती ही नहीं है ये। नहीं कमला, तुम्हारी बेटी बहुत समझदार है, इसको क्या समझाना, भगवान भला करे तुम्हारा। ऐसा कहकर पंडित जी राधा और उसकी माँ को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद कमला और राधा भी अपना काम खत्म करके घर वापस चली जाती है। घर जाकर कमला घर के कामों में लग जाती है और राधा घर के बाहर खेलने चली जाती है। शाम होने वाली होती है और राधा और कमला घर के बाहर बैठकर गोपाल का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में गोपाल आता है
वो कुछ परेशान दिखाई देता है। उसको परेशान देखकर कमला पूछती है, क्या हुआ जी, क्यों इतना परेशान दिखाई दे रहे हो? क्या करूं कमला, आज भी कुछ नहीं मिला। अब क्या खिलाएंगे अपनी बेटी को? क्या सोचती होगी वो भी मेरे बारे में कि मेरे पिता मुझे कुछ खाने को भी नहीं दे सकता। नहीं नहीं जी, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? हमारी राधा बहुत ही समझदार है। इतने में राधा अपने पिता के लिए पानी लेकर आती है। बाबा, पानी पी लो। हाँ बेटा, दे दे पानी। राधा ने अपने माता पिता की बातें सुन ली थी, इसीलिए उसको पता था कि आज भी उसको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो वो चुपचाप उठकर सोने चली जाती है। उसके जाने के बाद गोपाल अपनी पत्नी कमला से कहता है, देखा, आज भी राधा ने कुछ नहीं खाया। आप चिंता ना करें, कल कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। हाँ देखो, कल क्या होता है। मेरी वजह से तुम लोगों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पर नहीं होता कुछ भी ठीक। हो जाएगा सब ठीक। पता नहीं कमला कब होगा। मुझसे तो अब अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जाता। वो बेचारी कुछ कहती भी है और बिना कुछ खाए सो भी जाती है। हमारी बेटी बहुत समझदार है जी, वो और बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कहकर दोनों भी सोने चले जाते हैं। आज फिर गोपाल का परिवार बिना कुछ खाए सो गया। फिर अगले दिन सुबह वो लोग अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। शाम को कमला और राधा घर के बाहर बैठकर गोपाल का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी उनको गोपाल आता हुआ दिखाई देता है। आज गोपाल खुश दिखाई दे रहा था। राधा ने भी जैसे ही देखा कि उसके पिता के हाथ में आज थैले में कुछ भरा हुआ है, तो वो खुशी से अपनी माँ से कहती है, माँ माँ देखो ना, बाबा आज कुछ खाने को लाए हैं। और ऐसा कहकर वो गोपाल के हाथ से थैला लेकर अपनी माँ को दे देती है। हाँ, आज सारी लकड़ियां बिक गई थी। हाँ हाँ, आज मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। हाँ माँ, आज तो हम सब बिना खाए नहीं सोएंगे। ऐसा कहकर राधा खुशी से उछलने लगी। अपनी बेटी को खुश देखकर कमला और गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कमला खाना बनाने लग जाती है और गोपाल आंगन में बैठकर अपनी कुल्हाड़ी की सफाई में लग जाता है और राधा माँ के साथ खाना बनाने लग जाती है। आज राधा बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि काफी समय बाद उन्होंने भर पेट खाना खाया था। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह रोज की तरह वो लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। राधा भी अपनी माँ के साथ जाती है। मंदिर में जाकर वो भी अपनी माँ का काम में हाथ बटा ही रही थी कि तभी उसको झाड़ियों के पास एक गुल्लक दिखाई देती है। वो जब वहां जाती है तो उस गुल्लक को उठाकर अपनी माँ के पास लेकर आती है और कहती है, माँ माँ देखो ना, कितनी प्यारी गुल्लक है। पर कहाँ से ले आई तू ये गुल्लक? माँ, वो वहां झाड़ियों के पास मिली मुझे। तो तू क्यों उठा के ले आई इसको यहाँ? जाकर इसे पंडित जी को दे आ, जिसकी होगी आकर ले जाएगा। ठीक है माँ। और राधा वो गुल्लक लेकर पंडित जी के पास जाती है और कहती है, पंडित जी, ये गुल्लक मुझे झाड़ियों के पास मिली थी, लगता है किसी की रह गई है। पंडित जी राधा के हाथ में गुल्लक को देखकर कहते हैं, अरे ये गुल्लक पता नहीं कब से यहीं पड़ी थी। एक काम कर, तू ले जा इसको अपने साथ। जी पंडित जी। राधा गुल्लक को साथ ले जाने वाली बात से बहुत ही खुश हो जाती है और अपनी माँ के पास आकर कहती है, माँ, पंडित जी ने ये गुल्लक मुझे दे दी है, क्या अब मैं इसको घर ले जाऊं अपने साथ? हाँ हाँ ठीक है, ले जा। राधा बहुत खुश हो जाती है और गुल्लक अपने साथ घर ले आती है। शाम को जब गोपाल घर आता है तो वो बहुत ही खुश होकर अपनी गुल्लक अपने पिता को दिखाती है।
बाबा देखो ना, कितनी सुंदर गुल्लक है। अरे वाह राधा, ये तो बड़ी ही सुंदर है। पर बेटा, तुझे ये कहाँ से मिली? बाबा, ये मुझे मंदिर के पास झाड़ियों में मिली थी। मैंने पंडित जी को भी दी थी, पर उन्होंने मुझे दे दी रखने के लिए। पर बेटा, तू करेगी क्या इस गुल्लक का? क्या बाबा, आपको नहीं पता कि गुल्लक के साथ क्या करते हैं? मैं इसमें पैसे जमा करूंगी। पर राधा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो हम पैसे जमा भी कर सके? तो क्या हुआ बाबा, आज नहीं है तो आप देखना, एक दिन मैं खूब पैसे कमाऊंगी, तब मैं वो पैसे इस गुल्लक में जमा करूंगी। अपनी बेटी के मुंह से ये सब सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, हाँ बेटा, तू जरूर एक दिन खूब पैसे कमाएगी। ऐसा कहकर राधा वो गुल्लक ले जाकर घर के मंदिर में रख देती है। फिर वो लोग घर में जो कुछ बचा होता है वो खाकर सो जाते हैं। अगले दिन फिर से वो लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। शाम को जब गोपाल घर आता है तो कुछ भी साथ नहीं आता। आज लकड़ियां नहीं बिकी थी। अपने पिता को खाली हाथ देखकर राधा उदास हो जाती है और अपनी गुल्लक को निहारने लग जाती है। थोड़ी देर उस गुल्लक को निहारने के बाद वो उसको वापस मंदिर में रखने जाती है। जब गुल्लक राधा के हाथ में थी तो राधा कहती है, काश इस गुल्लक में थोड़े पैसे होते तो आज हमें भूखा नहीं सोना पड़ता। ऐसा कहकर राधा गुल्लक रख देती है और सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह रोज की तरह वो अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। शाम को जब घर आते हैं तो वो रोज की तरह ही अपनी गुल्लक से खेलने के लिए जब उसको उठाती है तो देखती है कि गुल्लक पहले से ज्यादा भारी लग रही है। फिर वो उसको हिला कर देखती है तो उसको उसके अंदर से छन छन की आवाज आती है। वो गुल्लक को अपनी माँ के पास ले जाकर सारी बात बताती है। उसकी माँ जब गुल्लक के अंदर झांक कर देखती है तो उनको वहां पैसे दिखाई देते हैं। वो तुरंत गुल्लक में से पैसे निकाल लेती है और गुल्लक को वापस बंद करके मंदिर में रख देती है। शाम को जब उसका पति गोपाल घर आता है तो वो उसको गुल्लक में पैसे वाली बात बताती है। गोपाल उनकी बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है, अरे तुम दोनों भी ना उसमें पहले से ही पैसे रहे होंगे, तुम लोगों ने नहीं देखा होगा तब। नहीं बाबा, गुल्लक बिल्कुल खाली थी जब मुझे मिली थी। तुम लोगों ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं बाबा, मुझे तो ये कोई जादुई गुल्लक लगती है। नहीं राधा, ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा। फिर गोपाल उन पैसों से खाना खरीद कर लाता है और वो लोग भरपेट खाना खाते हैं। अगले दिन रात को राधा फिर से गुल्लक को हाथ में उठाकर कहती है, काश गुल्लक में कल के खाने के लिए भी पैसे होते तो कितना अच्छा होता। ऐसा कहकर वो गुल्लक को मंदिर में रख देती है और सो जाती है। वो ये देखना चाहती थी कि क्या ये सच में एक जादुई गुल्लक है या फिर उसके बाबा ठीक कह रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह वो उठकर सबसे पहले घर के मंदिर में जाकर गुल्लक को हिलाकर देखती है तो उसको गुल्लक के अंदर से फिर से छन छन की आवाज आती है। राधा खुशी से चिल्लाते हुए अपने माता पिता को आवाज लगाती है। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि राधा अपने हाथ में गुल्लक लिए खड़ी है और बहुत ही खुश लग रही है। माँ, बाबा, देखो, मैंने बोला था ना आपको, ये एक जादुई गुल्लक है। देखो, आज फिर इसमें पैसे हैं। अपनी बेटी की ये बात सुनकर गोपाल उसके हाथ से गुल्लक लेकर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस गुल्लक में सच में पैसे थे। राधा जितना मांगती उस गुल्लक में अगले दिन उतने ही पैसे आ जाते थे। ये सब देखकर वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि ये गुल्लक कोई साधारण गुल्लक नहीं थी। ये तो सच में एक जादुई गुल्लक थी। अब उनको कभी भी भूखा नहीं सोना होगा। ये देखकर वो लोग भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अब उनके पास पैसों की कमी नहीं होगी और अब वो
गरीब नहीं रहेंगे। धीरे धीरे गुल्लक के पैसों से उन लोगों की गरीबी भी दूर होने लगी, पर वो लोग उतना ही पैसा उस गुल्लक से मांगते जितना उनको जरूरत होती। राधा भी अब खुश रहने लगी, क्योंकि उसको अब कभी भी भूखे पेट नहीं सोना पड़ता था, और अपनी बेटी को खुश देखकर दोनों पति पत्नी भी खुश रहने लगे। अपनी इस जादुई गुल्लक की मदद से गोपाल और उसकी पत्नी गरीब लोगों की मदद भी करने लगे। इस तरह एक गरीब के हाथ लगी जादुई गुल्लक से उनकी पूरी जिंदगी बहुत ही सुकून से बीतने लगी।